वेलकम ऑल। मैं अंशुमान सिंह। मैं इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट को भारत के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और इजी मेंटोर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं इसी साल 2025 में कुछ दिनों पहले जो सिविल सेवा एग्जामिनेशन का मेंस फेज कंक्लूड हुआ है, उस मेंस में इंडियन इकोनॉमी के पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एक प्रॉपर डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होगी। हर एक फाइनेंशियल ईयर में कंडक्ट किया गया मेंस और मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस बहुत तरीके के हमें मैसेजेस देते हैं। मैसेजेस इन टर्म्स ऑफ सिलेबस को लेकर यूपीएससी कितना ऑब्सेस्ड है, क्वेश्चंस का कैरेक्टर क्या है, किस तरीके का पैटर्न यूपीएससी फॉलो कर रही है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। बहुत तरीके के मैसेजेस हमें मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस को देखकर हम आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो इस एक सेशन का हमारा पर्पस ना सिर्फ क्वेश्चंस को देखना होगा, बल्कि क्वेश्चंस को देखने के साथ साथ उनका मॉडल आंसर क्या हो सकता है उसको डिस्कस करने के साथ साथ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को पूछकर यूपीएससी आने वाली कमिंग फ्यूचर में अपने पॉसिबल क्वेश्चन फ्रेमिंग कैरेक्टर को लेकर क्या हमें मैसेज दे रही है। तो आइए हम समय को बिना गंवाए हुए अपने पेपर के डिस्कशन पे आते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखता हूं दोस्तों। जैसा आप देख पा रहे हैं, यूपीएससी सिविल सेवा एग्जामिनेशन 2025 के इकोनॉमी के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन शुरू करेंगे। क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको अपने ग्रुप से फैमिलियर करना चाहूँगा। इजी मेंटोर्स के प्लेटफॉर्म पर बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का एक लॉबी, एक ग्रुप बन के तैयार हुआ है जो आपको आने वाले कमिंग फ्यूचर में जीएस की प्रिपरेशन में बहुत शानदार तरीके से हेल्प करने वाला है, गाइड करने वाला है। आप इस मौके को ना भुलाएं और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप जरूर इस इजी मेंटोर्स के प्लेटफॉर्म से जुड़िए और जीएस प्रिपरेशन की अपनी पूरे फेज को, अपनी पूरी जर्नी को, अपनी पूरी यात्रा को शानदार बनाइए। 2025 के जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से रिलेटेड पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न ये था कि व्हाट डू यू मीन बाय और डिस्टिंग्विश बिटवीन HDI इंडेक्स एंड IHDI इंडेक्स। और पूछा गया है कि फिर ये IHDI का इंडेक्स इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक बेटर इंडिकेटर या बेहतर संकेतक कैसे माना जा सकता है। एक्चुअली हर एक मेंस के क्वेश्चन में कई अलग अलग बातें हमसे पूछी जाती हैं एक पैटर्न में। इस क्वेश्चन में हमें दो बातें पूछी गई हैं। पहली बात है कि एसडीआई और IHDI के बीच का क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो हमें बताना है। और फिर दूसरी बात हमें ये बतानी है कि IHDI इंक्लूसिव ग्रोथ का एक इंडिकेटर कैसे माना जा सकता है। फर्स्ट एंड सेकेंड डिमांड, तो दोनों डिमांड्स को मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। आप इस प्रश्न के उत्तर में जो आपका आंसर होगा उसमें सबसे पहले आप HDI और IHDI को, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताने की कोशिश करेंगे और डिफरेंस बताने के बाद फिर आपका एक पैरा डेडिकेट होना चाहिए, खर्च होना चाहिए इंडिया स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे। इंडिया स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि भारत के लिहाज से HDI और IHDI
ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं भारत के लिहाज से कैसे। और फिर इतनी बातों को करने के बाद आप डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों के बीच डिफरेंस बताने के बाद आप बताएंगे कि IHDI इंक्लूसिव ग्रोथ का एक इंडिकेटर कैसे माना जा सकता है। तो HDI को डिफाइन करते समय आप बताइए कि ये UNDP का एक इंडेक्स है और इस इंडेक्स के 3 पैरामीटर्स होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। इतनी बातों को रखने के बाद आप बताइए कि HDI इंडेक्स का जो प्रयोग है, यूज है, वो अलग अलग देशों के डेवलपमेंट की स्टेटस क्या है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। HDI के बारे में बातों को कंप्लीट करने के बाद आप IHDI के बारे में अपनी बात रखिए और आप बताएंगे कि IHDI का जो इंडेक्स है, यह इंडेक्स अलग अलग देशों के HDI स्कोर या HDI अंक को एडजस्ट करता है और एडजस्ट करता है इनइक्वालिटी या असमानता की समस्या को ध्यान में रखकर। IHDI में I का मतलब है इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI। तो IHDI का जो इंडेक्स है वो हमें ये बताता है कि अगर देशों की असमानता की स्थिति को ध्यान में रखा जाए तो उन देशों का HDI स्कोर क्या होगा। अब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताते वक्त आप ये बताएंगे कि यदि किसी दिए गए देश में या कंट्री में इनइक्वालिटी या असमानता लोगों के बीच एग्जिस्ट करती है तो ऐसी स्थिति में उस देश का IHDI स्कोर HDI से कम होगा और IHDI का HDI से कम होना ये इस बात का इंडिकेटर है, ये इस बात का मानक है कि उस देश में असमानता की स्थिति, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम ज्यादा है। इतनी बातों को बताने के बाद आप चाहें तो इंडिया का रेफरेंस ले सकते हैं। इंडिया का रेफरेंस लेते वक्त आप अपने उत्तर में बताएंगे कि चूंकि इंडिया में भी इनइक्वालिटी की समस्या, वो इनइक्वालिटी चाहे इकोनॉमिक हो, आर्थिक हो या सोशल हो, सामाजिक हो, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है और इसलिए भारत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो IHDI का स्कोर HDI से कम है या कम पाया जाएगा। इतनी बात करके आपने उत्तर के पहले हिस्से को समाप्त किया। फिर अब आप उत्तर के दूसरे हिस्से में आएंगे और वो है IHDI का स्कोर इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी वृद्धि के लिए एक बेहतर इंडिकेटर कैसे माना जाए या एक बेहतर सूचक कैसे माना जाए। तो आप बताएंगे इसमें सबसे पहले कि इंक्लूसिव ग्रोथ की जो अवधारणा है उसकी एक बहुत बड़ी बाधा इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को माना जाता है। यानी कि अगर किसी देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो यह इस बात का संकेत है कि उस देश में इंक्लूसिव ग्रोथ की स्थिति अनसेटिस्फैक्टरी है, यानी कि चिंताजनक है। और इसका मतलब ये हुआ कि उस देश का IHDI स्कोर HDI से कम होगा। तो आपके उत्तर का कमेंट यही होना चाहिए कि IHDI HDI से जितना कम होगा ये इस बात का इंडिकेटर है कि उस देश में इंक्लूसिव ग्रोथ की स्थिति बहुत ज्यादा संतोषजनक या सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इस कंक्लूजन के साथ आप अपने उत्तर को क्या करें, समाप्त करें। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न यह कह रहा है कि जब पूरा विश्व मल्टीलेटरलिज्म या बहुपक्षवाद से अलग होकर, दूर होकर प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद और बाइलेटरलिज्म यानी द्विपक्षीयतावाद की ओर बढ़ रहा है
तो यह स्थिति भारत के सामने क्या चुनौतियां खड़ी कर सकती है, इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप अपने उत्तर में ये बताएं कि प्रोटेक्शनिज्म और बायलैटरलिज्म के जो ट्रेंड आजकल काफी विकसित हो रहे हैं, उनके कुछ रियल एग्जाम्पल्स को आप पेश कीजिए। जैसे कि यूरोपियन यूनियन द्वारा अप्लाई किया गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, या यूएसए ने चाइना से आने वाले इंपोर्ट को रोकने के लिए संरक्षणवाद की नीति को अपनाया है, या यूएसए के द्वारा रशिया, ईरान पर आरोपित किया जा रहा सैंक्शन और अलग अलग देशों को ये कहने की चेतावनी कि आप इन देशों से इंपोर्ट ना करें। इन सभी एग्जाम्पल्स को देने के साथ आप ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि आज के मौजूदा दौर में प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है। साथ ही साथ आप इंडिया और यूएसए के बीच फाइनल हुए ट्रेड डील, उसके अलावा अन्य देशों के साथ तय किए गए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स का हवाला देते हुए आप ये बताएंगे कि मौजूदा समय में द्विपक्षवाद या बायलैटरलिज्म भी एक तेजी से बढ़ती हुई रियलिटी है या वास्तविकता है। आपके उत्तर के शुरुआत के 40, 50, 60 शब्दों का जो दायरा है वो इन दो बातों को समझाने में खर्च होना चाहिए। फिर आप आएंगे इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं या खड़ी हो रही हैं इस मौजूदा प्रोटेक्शनिज्म और बायलैटरलिज्म के दौर में, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। इसमें आप समय और शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए 3-4 बड़ी प्रॉब्लम्स को बताएंगे। सबसे पहले, इंडिया कहीं ना कहीं अपने बाजार को गंवा रहा है। दूसरी बात कि यह बायलैटरलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म का बढ़ता हुआ कैरेक्टर इंडिया के लिए मल्टीलैटरल ट्रेड डील्स यानी कि बहुराष्ट्रवाद आधारित बहुराष्ट्रीय व्यापारिक समझौतों की पॉसिबिलिटी या संभावना को कम कर रहा है, बढ़ता हुआ प्रोटेक्शनिज्म। तीसरी समस्या आप बताएंगे कि कहीं ना कहीं ये समस्याएं इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी अपना निगेटिव इन्फ्लुएंस या नकारात्मक प्रभाव स्थापित करेंगे, क्योंकि वैश्विक बाजार जब कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी कम होगी और उसका असर देश के आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा। इस तरीके से आप 3-4 समस्याओं को बताते हुए आप ये बताएं कि बढ़ते हुए बायलैटरलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म का एक निगेटिव इम्पैक्ट किस तरीके से भारत पर देखा जा सकता है, और उसके बाद से फिर आप बताएं कि इस प्रॉब्लम को कैसे रिड्रेस किया जा सकता है, कैसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो रिड्रेसल की जहां तक बात आए तो उसमें आप बताएंगे कि सबसे पहले इंडिया को अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, ठीक है। फिर आप ये भी बताएंगे कॉम्पिटिटिव बनाने के बाद फिर आप ये भी बताएंगे कि कहीं ना कहीं इंडिया को अन्य देशों के साथ
अन्य देशों के साथ अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस को सुधारना होगा, इंप्रूव करना होगा। इसके अलावा चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं, तीसरा सुझाव ये भी दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत को अपने डोमेस्टिक मार्केट को भी हेल्दी या मजबूत बनाने की जरूरत है, जिससे कि हम दूसरे देशों के बाजार पर अपनी निर्भरता को कम कर सके। तो इस तरीके के सजेशंस को देते हुए आप अपने इस दूसरे प्रश्न के उत्तर को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि दूसरे प्रश्न का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो आप समझ पाए होंगे। आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजंस ऑफ फार्मर टू सेलेक्ट हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया। उच्च मूल्य वाली फसलों के चयन के लिए किसानों के निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न के उत्तर में शुरुआती कुछ लाइन में बताएंगे कि हाई वैल्यू क्रॉप्स का क्या मतलब है। तो आप बताएंगे कि ऐसी क्रॉप्स जिनका प्रोडक्शन कॉस्ट अधिक है, जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है उनकी सप्लाई से, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी फसलों का जो मार्केट प्राइस होगा वो अधिक होगा, और इन फसलों को हम नाम देते हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स, जैसे कि पल्स या दाल। तो पहले आप हाई वैल्यू क्रॉप्स को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप बताएंगे कि इनके चयन में, इनका चयन जब किसान करते हैं तो किसानों के द्वारा उनका सिलेक्शन करने में कौन कौन से फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो उसमें आप बहुत सारे फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल विथ फार्मर, किसान के पास तकनीकी एवं पूंजी की उपलब्धता है या नहीं। ठीक है, फिर आप यहां पर तीसरा जो फैक्टर लिखेंगे वो आप कह सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मलैंड विथ फार्मर्स, किसानों के पास जोतों की उपलब्धता का क्या परिदृश्य है, वो भी ये तय करेगा कि क्या किसान उच्च मूल्य की फसलों का उत्पादन करे या ना करे। फिर साथ ही साथ किसानों को इस बात की भी श्योरिटी मिलनी चाहिए कि क्या उनको उनके उत्पाद का एक बेटर मार्केट प्राइस मिल पाएगा या नहीं। इसकी श्योरिटी भी एक ऐसा फैक्टर है जो किसानों के डिसीजन को अफेक्ट करेगी। इसके अलावा आप चाहें तो अन्य कुछ और फैक्टर्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि अपने उत्पादों को बेचने के लिए किसानों के पास एपीएमसी मार्केट्स की क्या अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ये भी फैक्टर किसानों के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। तो आप इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स को बता सकते हैं जो किसानों के उच्च मूल्य वाली फसलों के चयन में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, और ये इस तीसरे प्रश्न के उत्तर का एक स्ट्रक्चर हो सकता है। चौथे प्रश्न में यदि हम आए, चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन इंडिया। कृषिगत वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के दायरे और महत्व को विस्तार से समझाइए। इस प्रश्न में दो बातें पूछी गई हैं। पहला, कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कितना रोल है
कृषिगत वस्तुओं के लिए, ये पहली बात है। और फिर क्या महत्व है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का उन वस्तुओं के लिए, ये दूसरी बात पूछी गई है। तो आप सबसे पहले इस प्रश्न की शुरुआत कैसे करेंगे? इस प्रश्न की शुरुआत में आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या मतलब है, इसको आप विस्तार से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और आप बताएंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरी उस प्रक्रिया को कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन जैसी विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से किसी भी एक प्रोडक्ट की सप्लाई की प्रक्रिया को, आपूर्ति की प्रक्रिया को मैनेज किया जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इस प्रोसेस में आप चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इस प्रोसेस में स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी इत्यादि को हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न के उत्तर में आप कोल्ड चेन सप्लाई मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसको समझाएं। इसे समझाने के बाद आप अपने उत्तर में ये बताएं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या स्कोप है। स्कोप का मतलब ये हुआ कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की या इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस की कितनी जरूरत है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, इस पर आपको अपनी राय रखनी है। तो इसमें आप बताएंगे कि कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो पेरिशेबल होते हैं, सड़ने वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि सब्जियां, उनके बेहतर मार्केटिंग के लिए जरूरी है कि उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोसेस एफिशिएंट रहे या प्रभावी रहे। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या कृषिगत उत्पादों की मार्केटिंग या विपणन के लिए भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का प्रोसेस है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लंबे समय तक चलती रहने वाली प्रक्रिया है। और तब तक प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए, कृषिगत उत्पादों का प्रबंधन करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट की फैसिलिटी या सुविधा का होना अत्यंत ही आवश्यक है। अत्यंत ही आवश्यक है। तो इस तरीके से आप स्कोप की बात करेंगे और स्कोप को कंप्लीट करने के बाद से फिर आप सिग्निफिकेंस पे आ जाएंगे कि क्या महत्व है। तो आप कृषिगत उत्पादों के विपणन में प्रॉफिट की दिशा में उत्पादों की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए किसानों की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आप इस एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इस 2025 के जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से पूछे गए प्रश्नों के पूरे उस सीरीज का चौथा प्रश्न था। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, जो प्रश्न है एक बहुत नए और बहुत लेटेस्ट इंडेक्स के बारे में, जिसका नाम है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स या राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक एक ऐसा इंडेक्स है जिसको नीति आयोग ने 2025 में ही लॉन्च किया और इस इंडेक्स के बारे में प्रश्न इसी वर्ष के मेंस में पूछा गया है। प्रश्न है कि किस तरीके से ये इंडेक्स एक टूल माना जा सकता है राज्यों के फिस्कल परफॉर्मेंस को समझने के लिए और किस तरीके से ये राज्यों को एक सस्टेनेबल और प्रूडेंट यानी कि टिकाऊ और विवेकपूर्ण
राजकोषीय नीतियां बनाने में प्रेरित करेगा ये इंडेक्स, इनकरेज करेगा ये इंडेक्स, इस पर ये दो बातें पूछी गई हैं। यानी कि अगर हम क्वेश्चन की डिमांड को देखें, क्वेश्चन की डिमांड को देखें, तो दो डिमांड इस प्रश्न के हैं। पहला कि जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है वो किस तरीके से एक टूल माना जा सकता है राज्यों के फिस्कल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, और दूसरा है कि ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, दूसरी डिमांड जो पूछी गई है, ये किस तरीके से राज्यों को इंकरेज करेगा एक प्रूडेंट यानी विवेकपूर्ण और सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ फिस्कल पॉलिसी बनाने में। इस प्रश्न की ये दो अलग अलग मांगे हैं और इसी के अनुसार आपको इस प्रश्न का जवाब देना होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो उत्तर के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को इंट्रोड्यूस कीजिए, प्रस्तावित कीजिए। आप बताइए कि 2025 में इस इंडेक्स को नीति आयोग ने लॉन्च किया और आप बताएंगे कि इस इंडेक्स के 4 अलग अलग पैरामीटर्स हैं। पहला है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, एक्सपेंडिचर क्वालिटी दूसरा इंडेक्स है, राज्यों का एक्सपेंडिचर क्वालिटी कैसा है। फिर है फिस्कल प्रूडेंस, राज्य कितना राजकोषीय विवेक पूर्ण प्रक्रिया को अपना रहा है। फिर है चौथा डेप्ट सस्टेनेबिलिटी। डेप्ट सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि राज्य के ऊपर डेप्ट यानी ऋण का भार वहनीय है या नहीं है। और पांचवा इंडेक्स जो इस सूचकांक का है वो है डेप्ट सर्विसिंग का, कि जो सरकार के ऊपर ऋण का भार है उसको सरकार किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो आप बताएंगे कि ये इंडेक्स 2025 में लॉन्च हुआ और इसके 5 अलग अलग इंडेक्सेस हैं। फिर आप ये भी बताएंगे कि ये इंडेक्स अभी मौजूदा समय में भारत के सिर्फ 18 राज्यों के फिस्कल परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा है। इसके बाद से इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद से आप बताएंगे कि ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स किस तरीके से स्टेट्स या राज्यों के जो प्रश्न की पहली मांग थी कि ये इंडेक्स किस तरीके से राज्यों के फिस्कल परफॉर्मेंस को निखारने का एक टूल माना जा सकता है। तो आप बताएंगे कि यह इंडेक्स राज्यों को टाइमली इन्फॉर्म करता रहेगा किसके बारे में, अबाउट देयर फिस्कल परफॉर्मेंस। कैसे इन्फॉर्म करता रहेगा, तो उन 5 पैरामीटर्स के बारे में जानकारी प्रदान करके और राज्यों को समय समय पर मिलती हुई ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं उनके फिस्कल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में उनकी हेल्प करेगी या मदद करेगी। इस बात को इलैबोरेट करने के साथ साथ फिर आप ये बताएंगे कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स किस तरीके से स्टेट्स या राज्यों को एक सस्टेनेबल प्लस एक प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी डिजाइन करने में हेल्प करेगा। ये इस प्रश्न का दूसरा डिमांड है। तो आप बताएंगे कि एक बेटर इनपुट प्रोवाइड करके राज्यों को एक बेहतर पॉलिसी डिजाइन करने में ये इंडेक्स हेल्प करेगा। फिर दूसरा आप बताएंगे बाय इनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट्स। इंडेक्स के जरिए बार बार
प्रकाशित होने वाली जानकारियां कहीं ना कहीं राज्यों की अकाउंटेबिलिटी को क्या करेंगी, जिम्मेदारी को बढ़ाएंगी। जिम्मेदारी शब्द तो उचित नहीं होगा, आप कह सकते हैं कि जवाबदेही को बढ़ाएंगी, और उस जवाबदेही के प्रभाव से राज्य कहीं ना कहीं एक बेहतर रणनीति अपनाने के लिए आप कह सकते हैं कि उत्सुक होंगे। क्या होंगे? उत्सुक होंगे। इसके बाद हम आते हैं दूसरे इंडेक्स पे, तीसरे लॉजिक पे, कि जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है वो नीति आयोग संस्था को भी अवेयर करेगा, जागरूक करेगा, और साथ ही साथ इन्फॉर्म या सूचित करेगा किसके बारे में? राज्यों के फिस्कल हेल्थ के बारे में। और कहीं ना कहीं ये जानकारी नीति आयोग को हेल्प करेगी स्टेट्स को पुश करने में कि वो एक बेटर फिस्कल पॉलिसी को क्या करें, एडॉप्ट करें या अपनाएं। तो इस तरीके से आप 3-4 लॉजिक्स को बताते हुए ये सत्यापित करेंगे, ये जस्टिफाई करेंगे कि ये इंडेक्स किस तरीके से राज्यों को एक सस्टेनेबल फिस्कल पॉलिसी डिजाइन करने में मदद करेगा, और इसके साथ आप अपने पूरे उत्तर को कंप्लीट करेंगे। अगले प्रश्न पे दोस्तों आते हैं, और हमारे सामने आप देख सकते हैं कि 2-3 प्रश्न और हमारे सामने बाकी हैं। जो अगला प्रश्न है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम का। क्यों ये स्कीम शुरू की गई? पहला प्रश्न। इसके अचीवमेंट्स क्या हैं, और फिर इसकी फंक्शनिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये 3 बातें इस प्रश्न में पूछी गई हैं। इस प्रश्न में 3 डिमांड्स पूछी गई हैं: YPLI, अचीवमेंट, उपलब्धि, और तीसरा कि कैसे हम इस स्कीम को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम इस स्कीम को और बेहतर बना सकते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को देखने के लिए हम आते हैं अपने प्रश्न पे। चूंकि 250 शब्दों का प्रश्न है, तो बेहतर है कि हम PLI योजना का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे पहले। और आप बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि 2020 में यह योजना घोषित की गई, जो कि मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण गतिविधियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए इनकरेज करती है या प्रोत्साहित करती है। आप इस तरीके का एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं पहले प्रश्न के पहले डिमांड पे, और पहला डिमांड है कि why this PLI स्कीम। तो आप बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, और चूंकि 2020 में ये स्कीम लॉन्च की गई, तो कहीं ना कहीं इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होगा, इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। किस चीज से? तो आप कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। इसके बाद से अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि इस स्कीम का अचीवमेंट क्या है। तो आप बताएंगे कि 2020 में लॉन्च होने से लेकर 2025 तक PLI स्कीम के जितने भी बेनिफिशियरी सेक्टर्स रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, उनका एक्सपोर्ट या निर्यात भारत से बढ़ा है। आप चाहें तो इसमें ये भी लिख सकते हैं
कि मौजूदा समय में भारत, एक केस स्टडी के तौर पे, मौजूदा समय में भारत इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक शब्द तो उचित नहीं, मोबाइल फोन्स का नेट एक्सपोर्टर कंट्री बन चुका है, नेट एक्सपोर्टर कंट्री बन चुका है। साथ ही साथ अचीवमेंट की अगर बात की जाए तो आप ये भी बता सकते हैं कि पीएलआई योजना और भी कई सारे सेक्टर्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल रही है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक के अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो ये इस प्रश्न के उत्तर का दूसरा जवाब है कि क्या इस योजना का अचीवमेंट रहा है। अचीवमेंट के बाद अब आप बताएंगे कि क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है इस योजना के लिए। इस योजना को लेकर एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये रहा है कि पीएलआई योजना के अंतर्गत जहां तक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात है, तो हम प्रोडक्शन की बजाय असेंबलिंग, रॉ पार्ट्स को खरीदकर असेंबल करने वाले देश के रूप में रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखते हुए आप कहेंगे कि असेंबलिंग के साथ साथ हम रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग पर भी ध्यान दें ताकि इस पीएलआई का बेहतर फायदा मिल सके। सजेशंस के तौर पे आप कहेंगे कि मौजूदा समय में ये पीएलआई योजना सिर्फ 13 मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए सेक्टर्स के लिए लॉन्च की गई है। सजेशन के तौर पे आप कहेंगे कि बेहतर होगा कि ये स्कीम और भी दूसरे सेक्टर्स के लिए लॉन्च की जाए, शुरू की जाए। सजेशंस को लेकर तीसरा आप सजेशन ये भी दे सकते हैं कि एक बेटर और एफिशिएंट प्रोग्रेस अप्राइजल फ्रेमवर्क भी जरूरी है ताकि हम इस पीएलआई योजना के लाभ को मैक्सिमाइज कर सकें। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि कहीं ना कहीं 3 अलग अलग प्रश्न की डिमांडों को एक के बाद एक अगर आप स्ट्रक्चर वाइज फॉर्मेट में लिखते जाएं तो आप इस प्रश्न की मांग या डिमांड को जस्टिफाई कर पाएंगे। और फिर लास्ट में आपके उत्तर में एक, चूंकि 250 शब्दों का प्रश्न है, तो एक कंक्लूजन भी हो सकता है, जिस कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि मौजूदा समय में पीएलआई स्कीम एक बहुत ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक रेलेवेंस की स्कीम बन चुकी है भारत में, और बेहतर है कि इसकी कैपेसिटी या क्षमता का विस्तार किया जाए। तो ये इस 2025 के जीएस पेपर 3 में पूछा गया, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से 6वां प्रश्न था इकोनॉमी रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस की डिमांड को और क्वेश्चंस के कैरेक्टर को समझ पाते होंगे। अब मैं आता हूं क्वेश्चन की कड़ी में अगले पड़ाव पर, जो 7वां क्वेश्चन है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का स्कोप आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन की पहली डिमांड है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि इलैबोरेट द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन एफपीआईज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इस क्वेश्चन में भी 2 तरीके की डिमांड्स हैं और आप इन दोनों डिमांड्स को जस्टिफाई करेंगे एक के बाद एक, और जस्टिफाई करने के बाद से एक कंक्लूजन देते हुए आप आंसर को क्या करेंगे, एक कंक्लूजन देते हुए आंसर को आप कंप्लीट करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वो 3 हिस्सों में बटा होगा। पहला हिस्सा इंट्रो का होगा। इंट्रो के बाद आप स्कोप की बात करेंगे, स्कोप ऑफ एफपीआई इन इंडिया, और फिर आप बताएंगे कि तीसरी बात कि क्या गवर्नमेंट के एफर्ट्स रहे हैं इस एफपीआई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए, और फिर लास्ट में आप अपने आंसर का क्या देंगे, कंक्लूजन देंगे। फिर लास्ट में आप अपने आंसर का क्या देंगे, कंक्लूजन देंगे। तो आइए हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि एफपीआई शब्द का क्या मतलब है।
इंट्रोडक्शन में आप एफपीआई को डिफाइन करेंगे। आप बताएंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब एक ऐसा सेटअप जहां पर किसी भी फूड प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन किया जाता हो, आइदर मैन्युअली और मैकेनिकली। और फिर आप चाहे तो अपने इंट्रोडक्शन में कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं फूड प्रोसेसिंग का। इसके बाद से आप आएंगे कि इस एफपीआई इंडस्ट्रीज का क्या स्कोप है भारत में। देखिए, स्कोप का मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि इस एफपीआई इंडस्ट्री का भविष्य कैसा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है भारत में। तो आप किसी भी इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को बताते वक्त 3 से 4 अलग अलग पैरामीटर्स पर अपनी बात रखते हैं। आप सबसे पहले बताएंगे कि रॉ मटेरियल्स की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है भारत में। जैसे कि अब इसमें आप उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं कि भारत एक बेहतर प्रोड्यूसर कंट्री है वेजिटेबल्स का, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ वेजिटेबल्स, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र। इस तरीके के आंकड़ों को देते हुए आप बताएंगे कि रॉ मटेरियल्स की पर्याप्त उपलब्धता भारत में है। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि लेबर्स की भी एक पर्याप्त उपलब्धता भारत में है, जो एफपीआई के लिए जरूरी है। लेबर्स की पर्याप्त उपलब्धता भारत में है, ये बात आप सही कैसे ठहराएंगे? तो इसमें आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का रेफरेंस लीजिए कि मौजूदा समय में भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश का साक्षी है या इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है, जो ये दर्शाती है कि भारत में यंग पॉपुलेशन इज सफिशिएंट इनफ जो एज अ लेबर, एक श्रम के तौर पे अपनी भूमिका एफपीआई इंडस्ट्रीज में दे सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ वर्ल्ड है, जो कि एफपीआई उद्योगों का एक बहुत बेहतर डोमेस्टिक मार्केट प्रस्तुत करता है। तो इन 3 बातों को एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम्पल्स के साथ, देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितने भी प्रश्न अभी तक हमने टैकल किए उसमें अगर आपने सिर्फ ओपिनियन दिया है, ओपिनियन को सही ठहराने के लिए अगर आपने रियल टाइम एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं, तो आपकी कहीं ओपिनियंस या विचारों का बहुत कुछ बेहतर इंप्रेशन कॉपी इवैल्यूएटर पे नहीं पड़ने वाला। तो जब भी आप अपना कोई ओपिनियन देते हैं तो जरूर अपने ओपिनियन के सपोर्ट में कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन करें, ताकि आपकी कही गई बातों को एक वैलिडिटी मिले। तो ये इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा था, स्कोप क्या है वो बताने में। स्कोप बताने के बाद से अब आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करेंगे, जो कि एफपीआई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए लॉन्च किए गए। इसमें आप मेगा फूड पार्क स्कीम 2007 का रेफरेंस ले सकते हैं। फिर आप फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज स्कीम को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मेंशन कर सकते हैं, जो कि इस तरीके के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए और रोजगार सृजन के लिए लॉन्च की गई। तो इस तरीके से सरकार की योजनाओं को बताते हुए आप अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। और चाहे तो चूंकि 250 शब्दों का उत्तर है, तो कंक्लूजन आप 2 से 3 लाइन का दे सकते हैं। कंक्लूजन में आप यही कहेंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक रेलेवेंस भारत में है, और इसलिए इन इंडस्ट्रीज की, इस उद्योग की कैपेसिटी को बिल्डअप करना वो सरकार की एक प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इट शुड बी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो ये 6वां प्रश्न था। और अब हम आते हैं इकोनॉमी से पूछे गए अंतिम प्रश्न की चर्चा पे, जो कि इस वर्ष के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न था। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, देखिए हालांकि जब आप इंडस्ट्री का रेफरेंस लेंगे, आप अपने सिलेबस में इंडस्ट्री चैप्टर की अगर बात करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि
बेसिकली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का कोई बहुत बड़ा मैं कह सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन सॉरी कोई बहुत बड़ा जिक्र आपके सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का विषय करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक विषय माना जा सकता है और इसीलिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को लेकर यह प्रश्न पूछा गया 2025 के मेंस में। हालांकि मैं पिछले एक साल से इस एक उम्मीद में था कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को लेकर आपसे प्रश्न मेंस में पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले एक वर्षों से ये उद्योग भारत के अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा पॉपुलर भी रहा है। तो ये अगर हम देखें, प्रश्न ये पूछा जा रहा है, इंडिया एम्स टू बिकम अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत मौजूदा समय में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है। व्हाट आर चैलेंजेस फेस्ड बाय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योगों के सामने क्या चुनौतियां हैं और मेंशन सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। यानी कि इस क्वेश्चन की भी अगर हम देखें, इस क्वेश्चन की भी यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन की भी तीन अलग अलग डिमांड्स हैं। पहली डिमांड है कि इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम अ सेमीकंडक्टर हब, इसको आप जस्टिफाई कीजिए। दूसरा, क्या चैलेंजेस हैं इस उद्योग के सामने भारत में, इसकी बात कीजिए। और तीसरा, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया सेमीकॉन मिशन। ये इस प्रश्न की तीन मुख्य बातें पूछी गई हैं इस प्रश्न में। इस प्रश्न का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, इस प्रश्न के उत्तर का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, तो इस प्रश्न के उत्तर के स्ट्रक्चर को मैं तीन पार्ट में बांट सकता हूं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। रही बात मेन बॉडी की, तो मेन बॉडी में आप इन्हीं तीन डिमांड्स को जस्टिफाई करेंगे और एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद, हालांकि इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ ऐसी बातें नहीं है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल आप बताएंगे कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट स्टेजेस को भी आप बता सकते हैं। चिप डिजाइनिंग से लेकर चिप कैपेसिटी फॉर्मलाइजेशन के सभी प्रोसेसेस जो सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको आप डिफरेंट स्टेजेस के तौर पे बता सकते हैं। आप ये बताएंगे कि कैसे इंडिया अपने आप को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उस कोशिश में आप ये कह सकते हैं कि बीते कुछ वर्षों में इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को ओपन करने का डिसीजन लिया गया है कई जगहों पर, असम में, गुजरात में, यूपी में। इन तीनों राज्यों में जो इन्वेस्टर समिट आयोजित हुए, उसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। गवर्नमेंट, सरकार ने भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने का एक अप्रोच डेवलप किया है। इस तरीके की बातों के साथ आप ये कह सकते हैं कि इंडिया ने अपने आप को सेमीकंडक्टर हब के तौर पर एक प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और फिर इसके बाद आप ये बताएंगे कि इंडिया में थोड़ा बहुत ये भी आप बता दें कि इंडिया में सेमीकंडक्टर हब बनने का क्या एक पॉसिबिलिटी है। इस पर भी आप चाहे तो थोड़ी बहुत बात लिख सकते हैं, जैसे कि स्किल्ड लेबर से लेकर मार्केट से लेकर गवर्नमेंट पॉलिसीज का सपोर्ट, ये सभी डायमेंशन बताते हुए आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बेहतर हब बनने की सारी संभावना भारत में दिखती है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए। इसके बाद अब आएंगे आप सैलिएंट फीचर्स ऑफ
सेमीकंडक्टर मिशन। इसमें आप बताएंगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का ये मिशन है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मिशन है और इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया को एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम के तौर पर कन्वर्ट करने का। और किस लिए कन्वर्ट करने का? तो फॉर प्रमोटिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। इसके साथ साथ जहां तक प्रोविजंस की बात है तो आप कह सकते हैं कि एक इंडिजिनस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम को डेवलप करना, एडवाइजरी बॉडी को इस्टेब्लिश करना, साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट उन कंपनीज को प्रोवाइड करना जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं। These are the various you can say features of this particular India Semicon mission, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई और इस मिशन के लिए गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ रुपीस का एक फाइनेंशियल एलोकेशन भी अलॉट कर रखा है। तो इन तमाम डायमेंशंस को बताते हुए आप फीचर्स की बात करेंगे। साथ ही साथ आप चाहें तो इस सेमीकंडक्टर मिशन को के जो 4 सबसे बड़े कंपोनेंट्स हैं उनको भी इलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के कल्चर को प्रमोट करना, फिर डिस्प्ले फैब्रिकेशन को प्रमोट करना, डिस्प्ले फैब्रिकेशन को प्रमोट करने के बाद से चिप डिजाइनिंग को प्रमोट करना और चिप डिजाइनिंग के बाद फिर ओवरऑल एक सेमीकंडक्टर चिप को एक फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे तैयार करना। ये 4 बड़े कंपोनेंट हैं इस सेमीकंडक्टर मिशन के। रही बात चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि कौन कौन से चैलेंजेस इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, देखिए हालांकि चैलेंजेस की बात आपको इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पहले लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में चैलेंजेस की बात दूसरे रैंक पे पूछी गई है, फिर उसके बाद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पूछा गया है। तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉसिटी की एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। ये एक एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो सफिशिएंट एनर्जी की अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा चैलेंज है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए क्लीन वाटर की एक ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी या डिमांड होती है। इस डिमांड को सेटिस्फाई करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लस उसके साथ साथ ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाली एक इंडस्ट्री है, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को एक्सप्लोर करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो 5-6 चैलेंजेस को आप बताएं। उसके पहले आप इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की ओर अग्रसर है, कैसे है ये जस्टिफाई करें, और लास्ट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सेमीकॉन मिशन के सैलिएंट प्रोविजंस को बताते हुए आप अपने आंसर को कंप्लीट करें। तो दोस्तों ये इस 2025 में इंडियन इकोनॉमी विषय से संबंधित जीएस पेपर 3 में जो 7 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एक एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद करता हूं कि एक्सप्लेनेशन के प्रोसेस में आपको उत्तर का आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन आपको लिखनी चाहिए, इसका एक आइडिया मिला होगा। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि यहां पर हम एक्चुअल आंसर को कॉपी पेस्ट करने की बात नहीं कर रहे थे। आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और उस आंसर में क्या इंफॉर्मेशन यूज होनी चाहिए, इसका हम एक एनालिसिस कर रहे थे। और ये एनालिसिस उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। रही बात इन क्वेश्चंस को देखते हुए सिलेबस के रेलेवेंस के बारे में, तो मैं ये कह सकता हूं कि सिलेबस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल अभी भी मेंस क्वेश्चंस में प्ले कर रहा है। पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक जितने भी 7 प्रश्न पूछे गए हैं इस साल के मेंस में, एक एक प्रश्न मेंस का जो सिलेबस पब्लिक सर्विस कमीशन ने आउटलाइन किया है इंडियन इकोनॉमी के लिए,
उस सिलेबस के टॉपिक से ही जुड़े हुए प्रश्न हैं। और प्रश्नों को देखते हुए मेरा फाइनल कमेंट इस वर्ष के प्रीलिम्स मेंस जीएस मेंस पेपर के लिए ये होगा, पेपर 3 के लिए स्पेसिफिकली, कि इंडियन इकोनॉमी के पूछे गए प्रश्न बहुत ज्यादा टिपिकल, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट के नहीं थे। एक्सपेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इसलिए मेरा ये मानना है कि जिन कैंडिडेट्स ने अपना मेंस लिखा होगा इस साल, ज्यादातर कैंडिडेट्स ने लगभग सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। और इसलिए एक चांस है कि शायद एक बेहतर मार्किंग का प्रिविलेज स्टूडेंट्स को जीएस पेपर 3 में, स्पेशली इकोनॉमी के क्वेश्चंस में देखने को मिले। तो जाते जाते फिर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सभी पूरे जीएस की बेहतर प्रिपरेशन के लिए हमारे इजी मेंटोर्स ग्रुप के साथ जुड़े। और इजी मेंटोर्स ग्रुप के साथ जुड़ने पर आप बहुत तरीके के बेनिफिट्स को भी अवेल करेंगे, इन टर्म्स ऑफ कनेक्ट विद फैकल्टीज, इन टर्म्स ऑफ बेटर गाइडेंस। तो बिना अपॉर्चुनिटीज को गवाए हुए इजी मेंटोर्स का जो पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म है, इसके बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। आपके एक बेहतर भविष्य, बेटर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को और एस्पिरेशन को सोचते हुए मैं इस सेशन को कंक्लूड करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।